हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, जैसे पहला है डेफिनेशन। एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है कि वो कितने अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, कितने अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर पाता है। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अगर हम इस टर्म पे जाएं, रिप्रोडक्शन, इस टर्म पे जाएं तो फर्स्ट इट इज रिटन री एंड देन प्रोडक्शन। ठीक है, री एंड देन प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? री मतलब दोबारा से। ठीक है, री मतलब वो साइकिल हो रही है ना, वो दोबारा से हो रहा है। प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग। तो अगर हम दोबारा से कोई चीज प्रोड्यूस करें तो हम दोबारा से क्या चीज प्रोड्यूस करें? जैसे हम यहाँ पे देखिए, बर्थ, देन ग्रोथ एंड देन डेथ। किसी का बर्थ हुआ, उसकी ग्रोथ होती है एंड देन डेथ होती है। ठीक है, डेथ होने के बाद वो फिर से कहीं और बर्थ लेता है, देन उसकी ग्रोथ होती है एंड देन डेथ होता है। तो बेसिकली इट्स अ साइकिल। ठीक है, इट्स अ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसमें वो इन स्टेप्स को फॉलो करता है, बर्थ, देन ग्रोथ एंड देन डेथ। जो भी इंडिविजुअल का बर्थ होगा, अनलेस एंड अनटिल वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ होनी निश्चित है। ठीक है, वाई आई सेड इमॉर्टल टू द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट फिलहाल इट इज अ साइकिल। व्हाट इट इज? इट्स अ साइकिल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे अपनी स्पीशीज, अपनी जैसी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए हमें इस रिप्रोडक्शन को करना पड़ता है। ठीक है, लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें आपकी ही इस एनसीईआरटी में एक और शब्द लिखा है, दैट इज लाइफ स्पैन। व्हाट इट इज? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन है टाइम पीरियड। ठीक है, आप इस बर्थ से लेके इस डेथ के बीच में जो ये टाइम बिताते हो, ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड बिटवीन time period between birth of an individual and death of an individual, यानी कि बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, नेचुरल डेथ। ठीक है, बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच का जो एक टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर को अगर हम कहें, यूनिसेलुलर को हम इमॉर्टल कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर को हम इमॉर्टल कहते हैं। क्यों यूनिसेलुलर को हम इमॉर्टल कहते हैं? यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल जो होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपका अमीबा है, वही अमीबा जो पेरेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका अमीबा है विद न्यूक्लियस। इस अमीबा, यही अमीबा जो है अभी पेरेंट है। ठीक है, डिवाइड हो गया, ये यहाँ से इसने जो है अपने आप को डिवाइड कर दिया, और यही जो पेरेंट सेल अमीबा है, इट कन्वर्ट्स इनटू टू स्मॉल डॉटर सेल अमीबा। ठीक है, टू स्मॉल डॉटर सेल अमीबा, ये डॉटर सेल अमीबा है। ठीक है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते विच वन इज द पेरेंटल सेल एंड विच वन इज द डॉटर सेल। ठीक है, क्योंकि पेरेंट सेल ही जो है वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो दिस इज द इमॉर्टल स्टेज की यहाँ पे आपको जब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा पेरेंटल है, कौन सा डॉटर सेल है, तो यहाँ पे आप इसको इमॉर्टल फेज में रखते हो। बट हम ह्यूमंस या फिर डिफरेंट जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब मॉर्टल स्टेज में हैं, जिनका बर्थ और डेथ इज निर्धारित। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन कभी भी इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पीशीज। लाइफ स्पैन क्या है? एक और इंपॉर्टेंट लाइन, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशीज। प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशीज, एक स्पीशीज की प्रॉपर्टी बताता है ये लाइफ स्पैन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन की बताती हूँ। ठीक है, ह्यूमन का नॉर्मली लाइफ स्पैन जो है, हम एक बहुत ही एवरेज लेके चल रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग जो हैं वो 121 पे भी नेचुरल डेथ है और कुछ लोग की 80 पे भी नेचुरल डेथ है। एक हम एवरेज लेके चल रहे हैं कि 100 ईयर्स जो है वो ह्यूमन का नेचुरल डेथ है। ठीक है, ये आपका जो ये नेचुरल डेथ है, यानी कि बर्थ उसका
पहले साल और उसकी डेथ 100 ईयर्स के बाद उसकी डेथ हुई, तो ये जो बीच का जो इसका टाइम पीरियड है इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप देखिए पैरट को, ठीक है, पैरट का जो लाइफ मतलब पैरट जितने साल जो जीता है दैट इज 140 ईयर्स। ठीक है, और एक एलिफेंट की बात करें, एक एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज 90 ईयर्स। ठीक है, तो एलिफेंट इतना बड़ा, ठीक है, पैरट जो है, सॉरी, पैरट जो है वो इतना छोटा सा। ठीक है, तो 140 ईयर्स और 90 ईयर्स जो इनका लाइफ स्पैन है, इट्स not about the size, its lifespan is not related to the size of an organism। ठीक है, साइज कितना बड़ा होगा तो उतना लाइफ स्पैन होगा, या साइज कितना छोटा होगा तो उतना छोटा लाइफ स्पैन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी अपनी उसका अपना खुद का कैसा इंटरनल फिजियोलॉजी है, वो किस हैबिटेट में रहता है, या डिफरेंट और भी फैक्टर्स होते हैं, या वो कब रिप्रोड्यूस करता है, कितने टाइम बाद रिप्रोड्यूस करता है, ये सारे फैक्टर्स मिलके उसके लाइफ स्पैन को बनाते हैं। ठीक है, अब मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करती हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितना आप जी पाते हो। जैसे मैंने अभी ये वर्ड बोला कि हैबिटेट या नेचुरल इंटरनल फिजियोलॉजी या सेवरल अदर फैक्टर्स। जैसे मैं कहूँ कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको खाने को बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, या प्रॉपर उनको जीवन जीने के लिए उनको नॉर्मल चीजें नहीं मिल रही है, तो उनका लाइफ स्पैन विल बी शॉर्टर इन कंपैरिजन टू दैट इंडिविजुअल जिनको सारी चीजें बहुत अच्छे अमाउंट में मिल रही है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनल फिजियोलॉजी या अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे। ठीक है, so this was all about the lifespan and life expectancy। ठीक है, life expectancy, ठीक है, ये होता है। so life expectancy क्या है? it's a property of a population। ये पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशीज। स्पीशीज की प्रॉपर्टी क्या है? लाइफ स्पैन। ठीक है, उसके बाद जो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो यही जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यही जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको मैं दो में डिवाइड कर लूं। ठीक है, अब जो दो में डिवाइड कर रही हूं, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वन इज सेक्सुअल एंड अदर वन इज एसेक्सुअल। एक है एसेक्सुअल एंड द अदर वन इज सेक्सुअल। आज हम लोग एसेक्सुअल की बात करेंगे, कल हम लोग सेक्सुअल की बात करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एसेक्सुअल क्या है? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि जब ऑफस्प्रिंग्स एक अकेले पेरेंट से, यानी कि आप इसका बेसिक फीचर अगर जाने तो यूनिपेरेंटल होता है ये। ठीक है, क्या होता है? यूनिपेरेंटल। इसमें सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते हैं, अमीबा हो गया, अमीबा है, फिर हाइड्रा है, ठीक है, स्पाइरोगायरा है, इट्स एन एल्गी, स्पाइरोगायरा है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। तो यूनिपेरेंटल यानी कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत है, वही एक पेरेंट या तो उसमें फिजन हो जा रहा है, या तो उसमें फ्रैगमेंट्स टूट जा रहा है, या वो रीजनरेट कर जा रहा है, या उसमें स्पोर्स बन जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये यूनिपेरेंटल यानी कि एक ही पेरेंट की का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद जितने भी पेरेंट्स होंगे, जितने भी उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो सारे ऑफस्प्रिंग्स क्लोन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, क्लोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्लोन का फॉर्मेशन मतलब, क्लोन क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। क्लोन का मतलब क्या है? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे ना, सब एक जैसे दिखेंगे, जैसे फोटोकॉपी कराते हो, है ना, जैसे फोटोकॉपी कराते हो, तो फोटोकॉपी कराते हो तो कैसा होता है? जैसा पहला
आपका पेज है, जब फोटोकॉपी कराते हो उसके 10-20 कॉपीज जितने भी कराए, तो जितनी भी कॉपीज होते हैं 10 to 20 जितने भी कॉपीज हैं वो सब कॉपीज एक जैसे ही दिखते हैं। आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सी वाली कॉपी है, ये कौन सी वाली कॉपी, सब एक जैसे दिखते हैं, कोई वेरिएशंस नहीं। एवरी ऑफस्प्रिंग्स इज आइडेंटिकल टू द अनदर ऑफस्प्रिंग्स, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं सब एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, और आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स हैं, और यहाँ पे हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यूनिपेरेंटल है, दूसरे पेरेंट की जरूरत ही नहीं है, तो जब दूसरे पेरेंट की जरूरत ही नहीं तो कोई वेटिंग ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि दूसरा पेरेंट आएगा तो फ्यूजन होगा एंड देन जाइगोट बनेगा एंड फर्दर ऑन चीजें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही पेरेंट है, उसी ने सब करना है, तो फिर वो जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है ऑब्वियसली वो बहुत हाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, या मैं कहूं गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एगैमोजेनेसिस। एगैमोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, जब भी ए लग जाए ना यानी कि वो चीज नहीं हो रही है, ठीक है, वो चीज नहीं हो रही। तो गैमो का मतलब होता है गैमीट, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, तो ए मतलब नहीं, गैमो मतलब गैमीट, तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज कि यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पे फोर्थ जो इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज सोमैटोजेनिक, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सोमैटोजेनिक होता है, ठीक है। अब सोमैटोजेनिक क्या है, नॉर्मली अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो भी चीज सोमैटिक में जा रही है वो कभी भी फ्यूचर जनरेशंस में नहीं जाती है, ठीक है, एंड जो भी जर्म सेल में जाएगी वो फ्यूचर जनरेशन में यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशंस में वो प्रोसीड होगी, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली इसमें यूनिपेरेंटल है, तो यहाँ पे सोमैटोजेनिक का प्रोसेस तो होगा। जैसे आप देखिए, आप लीव्स देख लीजिए, ठीक है, ब्रायोफाइलम लीफ, उस लीफ से पूरा का पूरा एक प्लांट जो है वो ग्रो कर जा रहा है, ठीक है। आप ट्यूबर्स देख लीजिए, आप राइजोम देख लीजिए, बल्ब देख लीजिए, सोमैटोजेनिक, यहाँ पे सोमैटोजेनिक है। आप अमीबा देख लो, ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें, अमीबा देख लो, एक अमीबा जो है वो टूट गया, ब्रेक कर गया, ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया, उसमें फिजन की वजह से वो एक अमीबा जो कि पेरेंटल था जिसमें कोई ऐसा जर्म सेल जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक नए इंडिविजुअल में डॉटर सेल में वो यानी कि नेक्स्ट जनरेशन उसमें बन गया है, तो ये है सोमैटोजेनिक। यानी कि सोमैटोजेनिक में बेस्ट एग्जांपल आपका रहता है एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सोमैटोजेनिक में है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तभी मैं डिटेल में इसको चीज को समझाऊंगी। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात ऑलरेडी हो ही चुकी है। अब मैं इसके मोड्स यानी कि इसके टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताती हूँ। सबसे पहला है फिजन, सबसे पहला है फिजन, ठीक है। फिजन में आपका आता है सबसे पहला बाइनरी फिजन, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लियर लिखूं ताकि आपको समझ में भी आए, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है, पहले हम बाइनरी फिजन को देख ले। कई टाइप्स के हमारे बाइनरी फिजन होते हैं। एक तो हमारा होता है सिंपल बाइनरी फिजन, एक क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और तीसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और चौथा होता है हमारा ऑब्लीक बाइनरी फिजन, ऑब्लीक बाइनरी फिजन, ठीक है। ये चार टाइप्स के बाइनरी फिजन होते हैं। जो सिंपल बाइनरी फिजन है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है अमीबा,
एग्जाम्पल है अमीबा, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे एक सिंपल अमीबा को देखिए, ठीक है। ये पेरेंट सेल अमीबा है। सबसे पहले इस अमीबा में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। सबसे पहले इस अमीबा में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये इसमें न्यूक्लियस एक इसमें न्यूक्लियस। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उनका डिवीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। और इस साइटोकाइनेसिस से हमें दो टाइप के अमीबा मिल जाते हैं। इस साइटोकाइनेसिस से हमें दो टाइप के अमीबा मिल जाते हैं। इनको हम कहते हैं डॉटर सेल। इनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल, ठीक है। तो ये जो आपके दो डॉटर सेल, यानी कि एक पेरेंटल सेल से आपको दो डॉटर सेल मिल रहे हैं, वन पेरेंटल से आपको दो डॉटर सेल मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अमीबा है, ये अमीबा किसी भी तरीके से इसका डिवीजन कर सकते हैं, इस तरीके से, ऐसा ऐसा, किसी भी तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। तो हम सिंपल बाइनरी फिजन को हम इररेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं। हम इसको इररेगुलर बाइनरी फिजन या इररेगुलर डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, इररेगुलर डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपका सिंपल बाइनरी फिजन होता है, नेक्स्ट बाइनरी फिजन को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट जो आपका सिंपल बाइनरी फिजन होता है, वहां पे पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, यानी कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना कि कौन सा पेरेंट है, कौन सा डॉटर सेल है, क्योंकि पेरेंट ही अल्टीमेटली डिवाइड होके जो है वो डॉटर सेल बना दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, इट इज डिवाइडिंग, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इक्वली। साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सिंपल बाइनरी फिजन में जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल है, दैट इज पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम, स्लिपर एनिमलक्यूल, आप इसको चप्पल के जैसा दिखता है, ठीक है, तो आप इसको स्लिपर एनिमलक्यूल भी कहते हो, कॉमन नेम है इसका, स्लिपर एनिमलक्यूल, ठीक है। ये है, क्योंकि ये जीनस है, इसको हम इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये जो आपका पैरामीशियम है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है। तो पैरामीशियम में आपका जो है इस तरीके से मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस ये सब होते हैं, बट यहाँ पे हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ये वैक्यूल बना दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में जो डिविजन होगा, ट्रांसवर्स में जो डिविजन होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स में इस तरीके से डिविजन होगा। तो जब इस तरीके से डिविजन होगा तो आपका ये पेरेंट सेल है वो इस तरीके से डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। एक इस तरीके से, जिसमें आपका इस तरीके से ग्रूव बन रहा है, एंड देन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरल ग्रूव जो है वो डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस वाला है इस साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरल ग्रूव जो है वो, ओरल ग्रूव डिसअपियरिंग, ठीक है। ओरल ग्रूव जो है वो डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से ये दो में जो है वो बन जाएगा, ठीक है, दो में बन जाएगा। एक आपका इस तरीके से है और दूसरा आपका इस तरीके से, यहाँ पे इसका मैक्रोन्यूक्लियस, सेंट्रल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सॉरी, मैक्रोन्यूक्लियस। तो ये आपके दो डॉटर न्यूक्लियस हो गए,
सॉरी, दो आपके डॉटर सेल हो गए या डॉटर पैरामीशियम हो गए, ठीक है, डॉटर पैरामीशियम या डॉटर सेल जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट से आप ध्यान रखिए, जो एंटीरियर पार्ट से जो आपका डॉटर पैरामीशियम बना है इसको हम कहते हैं ब्रॉटर, ठीक है। और जो आपका पोस्टीरियर पार्ट से जो आपका पैरामीशियम बना है इसको हम कहते हैं ओफिस्थे। क्या कहते हैं? ओफिस्थे, ओफिस्थे, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड से बना है, ये एंटीरियर साइड से बना है, ए से पी होता है, ये याद रख लीजिए। तो एंटीरियर पार्ट से जो आपका पैरामीशियम बना है उसको हम कहते हैं ब्रॉटर, और जो पोस्टीरियर पार्ट से जो आपका पैरामीशियम बना है उसको हम कहते हैं ओफिस्थे। तो ये है ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टली डिविजन होता है, ठीक है। उसमें तो इरेगुलर हो रहा था सिंपल में, इसमें आपका हॉरिजॉन्टली डिविजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉन्गिट्यूडनल, एज द नेम सजेस्ट इस तरीके से डिवीजन भी है, लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन में आपका एग्जाम्पल है यूग्लेना, एग्जाम्पल है यूग्लेना, ठीक है। अब यूग्लेना कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये इसके फ्लैजिला है, ठीक है, इसका फ्लैजिला है। यहाँ पे कैसा डिवीजन है? यहाँ पे डिवीजन ऐसा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन है। तो जब लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन होगा तो जो आपका डिवीजन होगा तो उससे जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो बीच में है वो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फरो, लॉन्गिट्यूडनल फरो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है इसको हम कहते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि ये दो में डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियर का कंस्ट्रक्शन है ना, बीच से दब रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर आगे जो है ये इस तरीके से ये दो में, अभी तो ये जुड़े हैं लेकिन आगे जो है ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सेपरेट हो गए, ठीक है, ये सेपरेट हो गए। ये सबके फ्लैजिला है, फ्लैजिला लॉस्ट नहीं होता है तो इसलिए फ्लैजिला इज इंपॉर्टेंट टू मेक इट, ठीक है। यहाँ पे आपके दो डॉटर सेल बन गए, ठीक है। तो यूग्लेना में क्या है, यहाँ पे आपका एक लॉन्गिट्यूडनल फरो यानी कि आपका वर्टिकल डिवीजन होता है, और वर्टिकल डिवीजन के बाद आपके दो डॉटर सेल यानी कि दो आपके यूग्लेना जो है बन के तैयार हो गए, दोनों यूग्लेना में इस तरीके से न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन। जो आपका नेक्स्ट है दैट इज ओब्लीक बाइंडरी फिशन, ठीक है, यही बता देते हैं। नहीं, जो डी है आपका लास्ट है आपका फोर्थ, वो है ओब्लीक बाइनरी फिशन, ठीक है। ओब्लीक बाइनरी फिशन, इसमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल एनसीईआरटी में है नहीं, तो यहाँ पे जो है डायगनली, यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो डायगनली होता है, ठीक है, डिवीजन जो है वो डायगनली होता है, और इसका एग्जाम्पल है सेराशियम। क्या एग्जाम्पल है? सेराशियम, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मल्टीपल फिशन। पहला तो आपका था बाइनरी फिशन, नेक्स्ट आपका है मल्टीपल फिशन, ठीक है, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किस में होता है? मल्टीपल फिशन आपका जो है अमीबा में भी होता है, और मल्टीपल फिशन आपका प्लाज्मोडियम में भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, और जब ऐसा हो, जैसे नॉर्मली क्या हो रहा है कि जब एक सेल से आपके दो सेल बन रहे हैं, ठीक है, एक सेल से आपके दो सेल बन रहे हैं, यानी कि जो आपका पेरेंट सेल है उससे दो डॉटर सेल बन रहे हैं, तो ऐसा आपका बाइनरी फिशन में होता है, ठीक है। जब एक सेल से आपके बहुत सारे यानी कि मेनी सेल्स बन जाए, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाए, तो वहां पे आप कहते हो मल्टीपल फिशन, यानी कि सेवरल ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक अकेले ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फिशन, अमीबा में तो आप जानते हैं अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो रही हो,
अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो अमीबा में मल्टीपल फिशन चल रहा होता है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है कि अपने जैसा जो है अनफेवरेबल कंडीशन में वो उसका एक प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपका अमीबा है, ये न्यूक्लियस है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये क्या करेंगे, ये अपने सूडोपोडिया को लॉस्ट कर देगा, ठीक है। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया इसके जो फेक जो इसके लेग्स होते हैं ना, ये इसके फेक लेग्स ये सब लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉस्ट होगा तो ये इस तरीके से सर्कुलर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका अमीबा है। और अब इस अमीबा के ऊपर, क्या होगा कि 3 लेयर इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 लेयर बन जाएंगे, ठीक है। अब जो ये 3 लेयर बन गए हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनसिस्टेशन। ये सिस्ट बन गया। अब ये जो है सिस्ट, ये अंदर ही अंदर जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अंदर ही अंदर डिवाइड करेगा, मल्टीपल फिशन करेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा ये सिस्ट जो है, ये जो आपका 3 लेयर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है जितने भी, यानी कि इसको हम क्या कह रहे हैं, एंसेस्टेशन, ठीक है। यानी कि अभी ये सिस्ट का फॉर्मेशन किया। अभी क्या हुआ कि जब फेवरेबल कंडीशन आया, जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आया, तो अब नॉर्मली आप देख रहे हो अब कैसा ये कंडीशन कैसा था, यहाँ पे ये इस तरीके से था, ठीक है। और इसके अंदर जो है इस तरीके से ऐसे कई सारे अमीबा जो है वो बन गए, ठीक है। कई सारे अमीबा बन गए, ठीक है। ऊपर से जो इसकी जो ये जो आपका 3 कवरिंग है, ये 3 कवरिंग लॉस्ट हो गई क्योंकि फेवरेबल कंडीशन हो गया, ये 3 कवरिंग हट गई, ठीक है। जैसे ही 3 कवरिंग हट गई, ये ऊपर का कवर भी फट गया और पूरे अमीबा जो है इस तरीके से बाहर जो है निकल गए, ठीक है। यानी कि एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन गए, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। और ये जो हर एक अमीबा है, इसको अगर हम एक नाम देना चाहें, क्योंकि सूडोपोडिया लॉस्ट हुआ है तो इसी से एक नाम आया है, सूडोस्पोर्स, सॉरी सूडोपोडियोस्पोर्स, सूडोपोडियोस्पोर्स, ये इसका नाम है, ठीक है। ये जो स्पोर्स बन जा रहे हैं इसको हम सूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपका एक सिस्ट फॉर्मेशन आपका प्लाज्मोडियम में भी होता है। एक और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, यहाँ भी मल्टीपल फिशन चल रहा होता है। मलेरिया, जिससे मलेरिया कॉज होता है। साइजोगनी, जो इसका मल्टीपल फिशन होता है, ठीक है। साइजोगनी स्टेज जो है, साइजोगनी स्टेज, यहाँ पे भी मल्टीपल फिशन ही चल रहा होता है, और इसी मल्टीपल फिशन के वजह से वो इतना ड्रास्टिकली रिप्रोड्यूस कर जाता है और बहुत तेजी से जो है हमारे बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी सिम्टम्स लेके आ जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इसका है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम एक्चुअली देखें तो चाहे आप प्लाज्मोडियम देखो जिसमें साइजोगनी हो रहा है, या चाहे आप अमीबा देखो जिसमें बहुत सारे अमीबे बन रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि नॉर्मली हमने अमीबा का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। यहाँ पे आप अमीबा देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है। पहले तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे ये है, पहले यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इन सिंपल बाइनरी फिशन, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर डॉटर सेल में अगेन कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन मल्टीपल फिशन में क्या हो रहा है, मल्टीपल फिशन में कैरियोकाइनेसिस तो होती जा रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। तो कैरियोकाइनेसिस is not followed by साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस से फॉलोड नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड है बडिंग। थर्ड इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एज एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपका जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, या मान लीजिए कोई एक ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसी में एक छोटा सा आउटग्रोथ हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ हो गया, और ये जो छोटा सा आउटग्रोथ है यही जो है वो आपका, यही आउटग्रोथ
कुछ दिन बाद ये स्प्लिट हो गया, ये नीचे गिर गया और ये एक नया इंडिविजुअल बना दिया। तो ये इसको आप क्या कहोगे? इसको आप बर्ड कहोगे। ये एक आउटग्रोथ है, एक बर्ड है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये जो आउटग्रोथ है वो अलग हो ही जाए, अगर वो सेपरेट हो भी सकता है और वो सेपरेट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म as an outgrowth of parent organism, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म का आउटग्रोथ होता है, ठीक है, जिसको इस आउटग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं? इस आउटग्रोथ को ही हम बर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो है ये आपका हाइड्रा है, यहाँ पे इस तरीके से आपका हाइड्रा है। अब हाइड्रा में क्या होगा? इस तरीके से एक बर्ड, और वो बर्ड में जो है पेरेंट के तरीके से लगा हुआ है, और कुछ दिन बाद जो है ये जब मैच्योर हो जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होके ये एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, एक नया हाइड्रा बना लेगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें भी बर्डिंग होती है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो आउटग्रोथ होता है वो सेपरेट नहीं होता, ठीक है, और एक कॉलोनी बना लेता है। कई बार ये सेपरेट नहीं भी होता है एंड फॉर्म्स अ कॉलोनी, ठीक है, और एक कॉलोनी बना लेता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉलोनियल बर्डिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉलोनियल बर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ओबेलिया, ठीक है, ओबेलिया। जब बर्ड, कई बार ऐसा होता है कि ये बर्ड जो है वो बॉडी के बाहर, नॉर्मली आप जैसे हाइड्रा ही देख लीजिए या आप ओबेलिया देख लीजिए, ये बॉडी के बाहर यहाँ पे आउटग्रोथ, जैसे आप हाइड्रा देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, बॉडी के बाहर ये आउटग्रोथ है, ठीक है। तो जब बॉडी के बाहर बर्ड प्रेजेंट होता है तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग, लेकिन अगर बर्डिंग बॉडी के अंदर हो, ठीक है, अगर बर्डिंग बॉडी के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं एंडोजिनस या फिर इंटरनल बर्डिंग। क्या कहते हैं? एंडोजिनस या इंटरनल बर्डिंग। जब बॉडी के अंदर वो बर्डिंग हो, अगर बॉडी के बाहर वो बर्डिंग हो रही है तो आप उसको एक्सटर्नल बर्डिंग का नाम देते हो, लेकिन जब बॉडी के अंदर बर्डिंग हो रही हो तो उसको हम एंडोजिनस या इंटरनल बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एंडोजिनस या इंटरनल बर्डिंग किस में होती है? ये इसका एक तो एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है, स्पॉन्जिला। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मरीन में जो आपका होता है, जिसका एग्जाम्पल है साइकॉन, ठीक है। इन दोनों में जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जेम्यूल में जितने भी बर्डिंग्स होते हैं वो बॉडी के बाहर नहीं होते बल्कि वो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ना, जैसे वार्मर टेम्परेचर होगा ना तो वो उसके अकॉर्डिंग, अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये बॉडी के अंदर ये ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे जेम्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से कुछ आपको एक मटके के शेप का आपको दिखता है, ऊपर की तरफ माउथ की तरफ एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे जो है इस तरीके से बर्डिंग्स होते हैं, छोटे छोटे ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या कहते हैं? आर्कियोसाइट्स। और ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ईच एंड एवरी सेल इज कैन मेक अ होल इंडिविजुअल। हर एक सेल जो है वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनाने की क्षमता रखता है, बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो उसको हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, ठीक है। यहीं पे कुछ स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हार्डर स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोन्स कहते हैं ऑफ पोरिफेरन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड के बाद फोर्थ जो है आपका दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन
यहाँ पे क्या है कि बॉडी स्प्लिट्स इनटू सेगमेंट्स आफ्टर मैच्योरेशन बाय इटसेल्फ। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जैसे आपका स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये आपका स्पाइरोगायरा है, वो स्पाइरोगायरा जो है अपने आप स्प्लिट हो जाए, जैसे ही वो मेच्योर हो जाए, अपना ग्रोथ हो गई उसकी पूरी, मेच्योर हो जाए, वो स्प्लिट कर जाए, और ये एक स्पाइरोगायरा और ये दूसरा स्पाइरोगायरा, ये एक स्पाइरोगायरा एक अपना अलग इंडिविजुअल बन जाएगा और ये दूसरा स्पाइरोगायरा अपना एक अलग इंडिविजुअल। यानी कि मैच्योरेशन के बाद जब फ्रेगमेंट्स होते हैं और वो एक नए इंडिविजुअल में बन जाते हैं तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो स्पाइरोगायरा का, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपका कोई भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है और एक्सीडेंटली इसमें किसी तरीके से फ्रेगमेंट्स इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, ठीक है। अब देखिए, एक टुकड़ा, दो, तीन एंड चार, ये 4 टुकड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 टुकड़े। हर टुकड़ा कैन इफ अगर 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 एक एक टुकड़ा जो है वो नया नया इंडिविजुअल, पूरा का पूरा इंडिविजुअल वो अगर बनाने की क्षमता रख रहा है, ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं रीजनरेशन। जब एक्सीडेंटली फ्रैगमेंट्स हो जाएं तो उसको हम रीजनरेशन नाम देते हैं, लेकिन अगर वो मेच्योर होके फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं तो उसको हम फ्रैगमेंटेशन नाम देते हैं, ठीक है। रीजनरेशन में हमेशा क्या होता है कि जितना लॉस्ट हुआ है उतनी की भरपाई होती है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कंपेंसेटरी रीजनरेशन है, मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन है, एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन, इस तरीके से बहुत सारे आपने रीजनरेशन के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ऐसा ही होता है, एक्सीडेंटली जितना भी टुकड़ों में वो टूट गया है, ब्रेक कर गया है, वो जो टुकड़ा उसका हिस्सा वो गायब है, उतना टुकड़ा वो फिर से बना लेगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो क्लासिक एग्जाम्पल इज आपका प्लेनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्पोरुलेशन। नेक्स्ट आपका है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जब भी क्या होगा कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसका जो पेरेंट है, अगर वो स्पोर्स बना ले, ठीक है, और वो स्पोर्स नए इंडिविजुअल को जन्म दे, तो उसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन। तो स्पोर क्या है, स्पोर इज सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव reproductive structure that detaches from parent, and give rise to new individual, ठीक है, and give rise to new individual, नए इंडिविजुअल को बना रहा है वो अगर, ठीक है, तो दैट इज स्पोरुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। स्पोरुलेशन को आप और तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे कि आपका ज़ूस्पोर आपका फंजाई में भी होता है। ज़ूस्पोर आपका मोस्टली प्रेफर्ड अगर मैं कहूँ तो वो एल्गी में होता है, ठीक है। ज़ूस्पोर में क्या होता है, एक कवरिंग होती है, ठीक है, यानी कि जितने भी ज़ूस्पोर होंगे ना वो एक बड़ी सी कवरिंग के अंदर होगा, यानी कि एंडोजेनस होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, तो इस तरीके से एक जो है बड़ी सी कवरिंग के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपका एंडोजेनस होता है। उसके साथ ये बाईफ्लैजेलेट भी होता है, ठीक है, 2 फ्लैजेला है, दिख रहा है आपको, 2 फ्लैजेला, यानी कि ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। फ्लैजेला है, ऑब्वियसली इसमें मोटिलिटी होगी, तो मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ज़ूस्पोर के बाद है, दूसरा है आपका स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, दूसरा है आपका स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर आपका पहली बात तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका फंजाई, ठीक है, फंजाई में आपको स्पोरेंजियोस्पोर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एक कवरिंग होती है और इसके अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, और ये इसकी हाइफी।
यहाँ भी एक कवरिंग में है, इसलिए आप इसको एंडोजिनस कहोगे, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आप इसको नॉन मोटाइल कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो? नॉन मोटाइल। ठीक है, जो थर्ड है स्पोरुलेशन में, दैट इज कोनिडिया, दैट इज कोनिडिया। अब कोनिडिया में क्या होता है? कोनिडिया भी आपका फंजाई में ही होता है। ठीक है, और ये भी आपका नॉन मोटाइल ही होता है, ये भी आपका नॉन मोटाइल ही होता है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर है? यहाँ पे ये आउटग्रोथ है, ये इसकी हाइफी। ठीक है, तो ये तो आपका हाइफी है, ये आपका कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर यानी कि वो स्टॉक जिसके ऊपर कोनिडिया है। ठीक है, ये आपका स्टेरिकमेटा है, जो इसका आउटग्रोथ है, स्टेरिकमेटा जो इसका आउटग्रोथ है कोनिडियोफोर का। इस कोनिडिया का जो कोनिडिया को बियर करने वाला जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, इसका जो आउटग्रोथ है दैट इज स्टेरिकमेटा, और ये इसके ऊपर कोनिडिया जो है छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, इस तरीके से कोनिडिया है। ठीक है, तो ये आपका कोनिडिया है। अब क्योंकि जो आपका यहाँ पे अरेंजमेंट जो है यंग एट बेस, छोटा वाला जो है वो बेस पे है, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे बेसिपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आपका कोनिडिया है। अब क्योंकि इसमें कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सोजिनस, इसको हम कहेंगे एक्सोजिनस। नॉन मोटाइल है, फंजाई में होता है, एक्सोजिनस कोई कवरिंग नहीं होती, इसलिए हम इसको एक्सोजिनस कहते हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका है स्पोरुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।